वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, हम फिर आ चुके हैं आपके यूपी बोर्ड के क्लास 12 के लेक्चर में। यूपी बोर्ड के क्लास 12 के लेक्चर में हम लोग कल एक चैप्टर पढ़ चुके थे, मतलब स्टार्ट कर चुके थे, और वो चैप्टर था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब वैद्युत विभव तथा धारिता का सेकंड पार्ट का पोर्शन। इस सेकंड पार्ट के पोर्शन में हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था धारिता क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि किसी धातु के गोले की धारिता कैसे निकाली जाए। तो उसके लिए मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोगों ने फॉर्मूला कल जाना था C = 4πε0r। तो हमें ये बात पता चली कि जैसे जैसे हम किसी धातु के गोले की त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे किसी गोले की धारिता भी बढ़ेगी। त्रिज्या बढ़ी, धारिता बढ़ी, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ये बात पता चली। आज हम इसी से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने रखने जा रहे हैं, और वो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ये देखिए, किसी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले की धारिता क्या होगी ज्ञात किया जाए। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। पहले तो आप जो दिया हुआ उसे नोट कर लें। क्या है आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा ही में चेंज कर लिया जाए, इसे हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर। ये हो गया रेडियस, इसमें मीटर में आ गया। सिंस हम फॉर्मूला जानते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4πε0r, ठीक है। शायद आपको याद हो जो कि 1/4πε0 = 9 × 10⁹, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में जाना है। तो यहां से अगर मैं पूछूं आपसे कि 4πε0 की वैल्यू क्या होगी, देन यू हैव टू सी 9 × 10⁹, 1/9 × 10⁹ को यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो रख दिया जाए। तो ये 4πε0 को यहाँ पे रखिए 9 × 10⁹, ठीक है। और ये 1 सेंटीमीटर बच्चों, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के लिए इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/9 × 10⁻11। 1/9 को आप कर लीजिए डिवाइड, तो 1/9 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9 को आप डिवाइड कर लेंगे और यही आपका फिलहाल के लिए आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड करके 10/9, ठीक है, 10/9 × 10⁻12, ठीक है, फैराड। या फिर आप इसको लिख सकते हैं C = 10/9, 10/12 को हमने कल बताया था क्या लिखना है, 10⁻12 को हम लिख सकते हैं पिको फैराड। ये हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं 1 फैराड, मतलब ये तो हो गया पहला एग्जांपल। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरा, किसी 1 फैराड के गोली चालक की त्रिज्या क्या होगी। तो 1 फैराड के लिए आइए चेक करते हैं क्या एस्टिमेट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं क्या एस्टिमेट वैल्यू होनी चाहिए। तो हम लोग वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। तो वैल्यू हमारी क्या होगी, हमारी वैल्यू होगी C की 1 फैराड, ठीक है। 1 फैराड दिया हुआ जो गिवन, हमें चालक की त्रिज्या निकालनी है। अगर हमारे पास 1 फैराड का कोई गोला है तो उसके लिए हमें कितनी रेडियस लगेगी, ठीक है ना। तो C = 4πε0r वाले फॉर्मूले से चले हम लोग, तो C = 1/, अब 1 के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं तो C की वैल्यू 1 पुट करें, 4πε0 की वैल्यू तो आपको पता है 1/9 × 10⁹ पुट करें, और यहाँ पर हो गई R की वैल्यू। तो यहाँ से R की जो एस्टिमेट वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगी वो होगी 9 × 10⁹ मीटर, क्या बोलते हैं, ठीक है, 10/9। अब हम जरा एस्टिमेट करें किलोमीटर में, तो मैं इसको लिख सकता हूं R = 9 × 10⁻6 किलोमीटर। जरा सोच के देखें कि अगर हम 1 फैराड की किसी गोली चालक की कल्पना करें तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 9 × 10⁻6 किलोमीटर। जरा सोचिए कि सिर्फ पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है, बहुत अच्छे से पता है आपको। पृथ्वी की केवल त्रिज्या की बात करें तो 6400 किलोमीटर होती है, 6400। और अगर हम किसी गोले की
एस्टिमेट करें रेडियस जिसके फेरेड मतलब कैपेसिटेंस 1 फेरेड है, तो उसके लिए हमें कितना एस्टिमेट रेडियस चाहिए? 9 × 10⁶, जो कि बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम किसी ऐसे गोलीय चालक का निर्माण नहीं कर सकते जो 1 फेरेड तक पहुंच सके। यही कारण भी है कि हम 1 फेरेड या फेरेड को बहुत ह्यूज यूनिट मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं, क्योंकि ऐसे गोली चालकों का निर्माण संभव नहीं है, अर्थ पे तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन से ये बात क्लियर कर चुके हैं। तो यही एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है कि क्यों फेरेड बहुत बड़ा मात्रक है? तो फेरेड इसीलिए बहुत बड़ा मात्रक है कि इतने बड़े चालक का निर्माण पृथ्वी पर तो संभव नहीं है। ठीक है ना? तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संधारित्र एवं उसके सिद्धांत। क्या है? आपको अभी हमने बताया कि इतने बड़े चालक का निर्माण, इतने बड़े चालक का प्रोडक्शन हम अर्थ पर नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या छोटी है 6400 किलोमीटर, और इतने बड़े गोली चालक को हम यहाँ पर बना नहीं सकते, बहुत ही प्रॉब्लम है। और ये हम यूज कैसे करेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये। ठीक है, तो फिर हम क्या करें? तो अब यहाँ पर बात आती है कि धारिता का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आने लगा, लेकिन धारिता के लिए हमें चालक चाहिए, मेटल चाहिए, धातु चाहिए, जिस पर हम चार्ज को स्टोर करेंगे। प्रॉब्लम ये आने लगी कि स्टोर करने के लिए जो पैनल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पटल इस्तेमाल कर रहे हैं, निकाय इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनफ नहीं है। तो अब यहाँ पे कस्टमाइज करने की बात आ जाती है, अब संयोजित करने की बात आ जाती है कि हम कैसे अपने हिसाब से इसको मैनेज करें कि हम अधिक से अधिक अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी पटल पर इकट्ठा कर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर हम इस्तेमाल कर लें। इसका सीधा सा एग्जाम्पल आपके बैंकों से है। जब आप अपनी पैसों को कहीं जाकर सुरक्षित रख देते हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तो आप पर्याप्त मात्रा में उसे लेकर के अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। वैसा ही कहानी आपके सामने मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ संधारित्र से रिलेटेड। संधारित्र क्या है? तो मैं सिंपल से भाषा में बता दूं आपको कि संधारित्र एक निकाय, एक सिस्टम है, एक ऐसा निकाय जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, वो भी उस निकाय के आकार में बिना किसी परिवर्तन किए। ठीक है, तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा निकाय है जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, वो भी उस निकाय के आकार में बिना परिवर्तन किए। ठीक है, तो ऐसे निकाय को हम संधारित्र कहेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये बात आती है कि अभी अभी आपने बताया कि आकार बढ़ाने से धारिता बढ़ती है, और अभी आप ये बताते हैं कि इसका हमें आकार ही नहीं बदलना है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो हमें समझना है संधारित्र के बारे में। तो संधारित्र एक सिस्टम निकल के आ रहा है, कॉन्सेप्ट है, जिसको हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करें कि संधारित्र कैसे बनता है। तो संधारित्र का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो पहले इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी? इस संधारित्र एक ऐसा निकाय है, संधारित्र एक ऐसा निकाय है, ऐसा निकाय है जिस पर आवेशों की पर्याप्त मात्रा जितनी जरूरत है, पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती। निकाय के आकार में परिवर्तन किए बिना। मेरी बात समझिएगा। तो ये है इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर हमको काम करना है। बात क्लियर हो गई? तो अब हम बात समझ लेंगे कि ये सिद्धांत काम कैसे करेगा। एक्चुअली इसको हम कैसे समझें कि ये संधारित्र काम करने लगा हमारे लिए। आइए समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल से धातु के प्लेट की चर्चा करेंगे। सिंपल से धातु के प्लेट, ठीक है। तो ये आपने देख ही लिया, आपने नोट कर लिया। अब सिंपल से धातु के प्लेट की हम कल्पना करें। तो सिंपल से धातु के प्लेट के लिए हमने एक पहले धातु की प्लेट ले ली।
इस धातु की प्लेट की कुछ ना कुछ एरिया होगी, धातु का है, ताकि आवेश यूनिफॉर्मली एक समान रूप से फैल जाए। बात समझ में आई? आपने क्या किया, इसको आवेशित करने के लिए बाहर से कोई पोटेंशियल मतलब विभव देना शुरू किया, बाहर से कोई सोर्स से, और यहाँ पे आपने लगा रखा है कोई इलेक्ट्रोस्टैट मीटर जो विभव की मेजरमेंट करता रहता। ठीक है, तो इसके अंदर दो पत्तियां लगी होंगी। ठीक है, ये दो पत्तियां होंगी। ठीक है, अब ये दो पत्तियों का काम क्या है, जैसे जैसे विभव बढ़ता जाता है, जैसे जैसे विभव बढ़ता जाता है, ये पत्तियां जो है वो दूर हटती जाती हैं एक दूसरे से। ये इलेक्ट्रोस्टैट मीटर मतलब वैद्युतदर्शी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपने इसे बाहर से किसी एक्सटर्नल सोर्स से इस प्लेट का नाम रख दीजिए P1। इस किसी प्लेट को बाहर से करना शुरू कर दिया चार्ज। जैसे जैसे हम इसको चार्ज करते गए बच्चों, तो ये देखिए आपको चार्ज करते गए, लीजिए चार्ज किया दिया आपने, ये चार्ज हो गया फुल्ली, ये चार्ज हो गया। जब ये चार्ज हो जाता है बच्चों, ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो कब तक किसी प्लेट को चार्ज किया जा सकता है? तो मैंने आपको बता रखा हुआ है कि किसी प्लेट को आप तब तक चार्ज कर सकते हैं जब तक कि उसका विभव एक पर्टिकुलर लिमिट, एक निश्चित मात्रा तक बढ़ जाए। फिर उसके बाद लीकेज शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। बात समझ रहे हैं? कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको ग्लास का, जैसे जैसे उसमें आप वाटर भरते हैं, जल भरते हैं, वैसे तो भर जाता है, उसके बाद लेवल भरने के बाद वो लीक होने लगता है। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पटल पर भी। तो पटल पर जैसे जैसे आप भरते जाते हैं, चार्ज करते जाते हैं, वैसे वैसे इसका विभव बढ़ता जाता है। विभव बढ़ गया, विभव बढ़ गया मतलब कैसे पता चला विभव बढ़ गया? तो मैं बता दूं आपको कि उस समय ये प्लेट जो है, ये जो प्लेटें हैं वो थोड़ी थोड़ी दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बढ़ गया है। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी दूर होती गई। तो अब हमें क्या करना है? अब ये दूर हो गई है, विभव बढ़ गया है, तो हमें करना क्या चाहिए कि जैसे जैसे आपने इसको चार्ज कर दिया, अब हमारी कहानी यहां पर शुरू हुई। हमने इसको चार्ज कर दिया, चार्ज होने के पश्चात हमें करना है इस पर और चार्ज स्टोर। कैसे करें? तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, मेरे आइडिया से समझिएगा। आइडिया क्या है? तो हम इसके बगल में एक और पटल डाल देते हैं। ठीक है, और पटल डाल देते हैं, तो जैसे ही हम इसके बगल में एक सिमिलर प्लेट और P2 डाल देंगे, एक सिमिलर प्लेट और P2 डाल देंगे, तो क्या होगा? तो जैसे ही हम धातु की प्लेट डालेंगे, तो एक मेथड है चार्जिंग का, उसका नाम है पोलराइजेशन, ध्रुवण, और एक मेथड है इंडक्शन प्रेरण। तो यहां पर दोनों में से कौन सा होगा? ध्रुवण और प्रेरण में यहाँ प्रेरण देखने को मिलता है। प्रेरण किसे कहते हैं? एक चार्ज को देख करके दूसरे में अपोजिट चार्ज जो है इंड्यूस होने लगे, प्रेरित होने लगे, आ जाए। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेरित होकर इस धातु के नियर बाय मतलब कि निकटवर्ती प्लेट पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्लस से अट्रैक्ट होकर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ज्यादा आएगा या कम? तो उसका जवाब होगा बराबर आएगा। तो जितने अमाउंट ऑफ चार्ज इधर होंगे उतने ही चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएंगे, उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पास वाले पे आ जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ज को हम उत्पन्न नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पर जितने अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे इसके ऑपोजिट फेज पर उतने ही पॉजिटिव भी तो इंड्यूस होंगे। बात समझिएगा, उतने ही पॉजिटिव इंड्यूस होंगे। और जो ये प्लेट आपने रखी है, ये पहले वाली प्लेट के काफी क्लोज है। तो कितनी क्लोज है? मान लेते हैं कि d डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं कि d डिस्टेंस पर। तो ये d डिस्टेंस पर कोई प्लेट आपने रखी हुई है यहाँ पर, और जैसे ही आपने इसके पास ये रखा तो इंडक्शन हुआ, प्रेरण से दोनों पर चार्ज आ गया। एक चीज अच्छी हुई, एक बुरी हो गई। क्या अच्छी हुई? आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो एक पर आपने डाला हुआ है पॉजिटिव, जो कि आपने बाहर से सोर्स से इसको पॉजिटिव कर दिया क्योंकि इसका विभव बढ़ गया था, बढ़ गया, बहुत अच्छा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अगर हम आपसे कोई ग्लास दे दें या फिर कोई बड़ा सा डिब्बा दे दे, कंटेनर दे दे, पात्र दे दे जिसमें आप सामान भर रहे हो, तो मान लीजिए आप सामान भरते हो, मान लीजिए आप कंटेनर लेके आटे उसमें भरने का प्रयास करते हो, तो जब वो भर जाता है तो आप क्या करते हो? उसमें जगह बनाने के लिए उसको इस तरीके से एडजस्ट करते हो ना। ऐसा ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो कैसे एडजस्ट करेंगे? एडजस्ट करने के लिए प्लेट डाल दी। अब क्या हुआ, हम किसी तरीके से अगर लेवल कम कर लें, ग्लास में जल का लेवल कम कर लें, बिना कुछ किए लेवल कम कर लें, तो और उसमें जल भरा जा सकता है और उसमें अमाउंट भरा जा सकता है। यही हम काम करेंगे। अगर हम किसी तरीके से C
इज इक्वल टू क्यू बाई बी में किस तरीके से चार्ज को कांस्टेंट रखेंगे, ये नहीं बदले चार्ज को। अगर आप यहां ध्यान दीजिएगा C इज इक्वल टू क्यू बाई बी में अगर हम इसको ना बदलें और किसी तरीके से इसको कम कर दें, विभव को कम कर दें, तो जैसे ही विभव को कम करेंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, अधिक से अधिक इसकी क्षमता आ जाएगी और ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। तो यही कहानी हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से इसका विभव कम करना है, तो प्लेट डाल दिया, प्लेट में नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव वाले चार्ज के पास है, तो ये किसी न किसी तरीके से इसके विभव को कम कर देगा। ठीक है, इसके विभव को कुछ कम करेगा, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे ये नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल के मतलब कि धन विभव के मान को ऋण विभव कुछ कम कर देता है, लेकिन धन विभव फिर से इस मान को पुनः बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ये आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो रही होगी समझने में, तो इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 100 वोल्ट, मान लीजिए 100 वोल्ट तक चार्ज हुआ। तो अब इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इसके पास है ये, इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे जो विभव आएगा, मान लेते हैं कि -80 वोल्ट आ गया। क्या बोलते हैं, -80 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। और इसकी वजह से ये थोड़ा पीछे है, थोड़ा डिस्टेंस है इसका, दूरी की वजह से इसका विभव इस पर कम होगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी वजह से जो चार्ज होगा वो मान लेते हैं कि 70 वोल्ट है पॉजिटिव में, क्योंकि धन विभव है ना। तो यहां पर नेट पोटेंशियल, नेट विभव क्या हो जाएगा बच्चों, इधर टोटल, तो ये हो जाने वाला है, ऐड करके आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 90 वोल्ट। क्या समझ में आया कि अब इसका लिमिट कुछ घट गया। अब जहां ये 100 वोल्ट था, अब इसका इफेक्टिव पोटेंशियल कितना हो गया है, +90 वोल्ट। अब +90 वोल्ट की वजह से हम इसको चार्ज दे सकते हैं, कितने वोल्ट तक, 10 वोल्ट तक। तो अच्छा हुआ ना, बात समझ में आई। क्या किया हमने, कुछ नहीं, एक प्लेट डाल दिया। प्लेट डालने से क्या फायदा मिला, प्लेट डालने से फायदा ये मिला कि हमने इस पहले वाले प्लेट P1 का पोटेंशियल गिरा दिया, विभव गिरा दिया। विभव गिरने से इसकी धारिता बढ़ गई, धारिता बढ़ गई, फायदा हुआ। बात समझ में आई, फायदा हुआ। तो किसी तरीके से हम एक काम करते हैं, ये सारी चीजों को विभव के बढ़ने और घटने को हम यहां से चेक करते रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट मीटर से। तो जैसे ही इसका विभव कुछ कम हुआ, वैसे ही हम इसको और चार्ज देकर के बढ़ा लेंगे। क्या समझ में आया, और चार्ज देकर बढ़ा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है। क्या प्रॉब्लम है बच्चों, प्रॉब्लम अभी भी है। प्रॉब्लम ये है कि हम इसका मान ज्यादा नहीं बढ़ा पाए, इसका मान ज्यादा नहीं बढ़ा पाए। तो क्या करें इसके लिए, तो कोई सा मेरे पास एक एग्जाम तरीका है, मेरे पास तरीका क्या है, तरीका ये है कि अगर किस तरीके से इस प्लस वाले को यहां से हटा देते, अगर किस तरीके से +70 वोल्ट को हटा देते तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता। मतलब कि अब ये काफी हद तक कम हो जाता, क्योंकि +100 और 80 वोल्ट काफी हद तक इसको पोटेंशियल को कम कर देता। तो मेरे पास एक लॉजिक था, उस लॉजिक के तहत हमने किसी पटल को अर्थिंग दे देना है, मतलब भू संपर्कित कर देना है। तो ये लीजिए, हम इसको अर्थ से जोड़ देते हैं। जैसे ही आपने इसको अर्थ दे दिया तो ये सारा का सारा पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि अर्थ क्या करता है, सारे धन आवेश को भू संपर्कित मतलब पृथ्वी में समाहित कर लेता है। तो ये सारा पॉजिटिव जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इधर का हाई पोटेंशियल चला जाएगा, लो पोटेंशियल मतलब अर्थ की ओर चला जाएगा। और जैसे ही अर्थ की ओर चला गया तो ये वाला पूरा पैनल खाली, और जैसे ही ये पूरा पैनल खाली हुआ तो ये बच्चों ये तो अब नहीं रहा, अब ये पॉजिटिव 70 वोल्ट नहीं रहा। और जैसे ही ये नहीं रहा तो यहाँ पे 100 वोल्ट और 80 वोल्ट ये देगा आपको +20 वोल्ट का पोटेंशियल। और +20 वोल्ट की वजह से अब सिस्टम का पोटेंशियल काफी गिर गया है। अब पोटेंशियल काफी गिर गया तो फायदा ये मिला कि हम इसको अब कितने वोल्ट तक और चार्ज कर सकते हैं, अप टू 80 वोल्ट अगेन। बात समझ में आ रही है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि जब भी हम किसी कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल की बात करेंगे, किसी कैपेसिटर के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, देन हमें सबसे पहले वाले प्लेट को हाई सोर्स से जोड़ना होगा, और दूसरे वाले प्लेट को उसके बगल में रखकर उसको अर्थिंग दे देना है। अर्थ दे देना, ये अर्थ बच्चों, ये अर्थ की साइन है, अर्थ दे देना। इससे क्या होगा, इससे इस पहले वाले प्लेट का पोटेंशियल गिरेगा और धारिता क्या होगी, और अधिक बढ़ जाएगी। और धारिता बढ़ जाना यही इस संधारित्र का, कैपेसिटर का सिद्धांत है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल ऐसे ही है। कैपेसिटर्स आपको 3 टाइप के पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है। वो बेसिकली आता तो बेसिकली एग्जाम में
दो ही है, लेकिन हम लोग के एंट्रेंस वगैरह में 3 तरीके के संधारित्र पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला जो संधारित्र होगा आपका वो बच्चों होगा पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला जो संधारित्र होगा वो होगा PPC, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, बात समझिएगा। और ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र, इसको हम समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो है वो होगा आपका SC, मतलब इसको हम लोग कहेंगे गोलीय संधारित्र, ध्यान दीजिएगा, गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं बच्चों इसको, ये भी उसी प्रिंसिपल पर होगा, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर। और एक और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो आपको एंट्रेंस में जरूर पूछा जाता है, लेकिन आपके फिलहाल सिलेबस में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में और सीबीएसई के सिलेबस में फिलहाल नहीं होता है, लेकिन एंट्रेंस में इसका फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं आपको लिख के देता हूं। वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ध्यान दीजिएगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सीसी कह सकते हैं इसको, हम लोग कहते हैं बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ आपका कैपेसिटर और उसका प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। अब आपको करना क्या है, आपका बेसिक सा काम ये होगा कि आपको इन सारी चीजों को समझ कर के अच्छे से रखना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम आने वाला है आपको। और ये संधारित्र का जब तक हमें कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो ये बेकार हो जाता है, हमारे किसी काम का नहीं रहता, ठीक है। तो मैं बता दूंगा ये संधारित्र का सिद्धांत यही है, लिखना होता है तो लिख सकते हैं आप इसको। फिलहाल के लिए हम लोग को जो बेसिक समझना है वो इसका जनरल फॉर्मूला समझना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, ठीक है।